भारत रत्न भी दिया गया शायद, एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, उनके एफर्ट्स को बहुत प्रमोशन मिली थी। महिला शिक्षा के मामले में विधवा, अम, इन्होंने विधवा आश्रम भी स्थापित किया, विधवा आश्रम संघ की स्थापना की थी कर्वे ने। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रार्थना समाज एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में फैला, और इसी तर्ज पर दक्षिण भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी में वेद समाज की स्थापना हुई। तो हम लोग इन दोनों को पढ़ लेंगे, क्योंकि ये ब्रह्म समाज आंदोलन की ही एक सब्सिडायरी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग इनको कह सकते हैं, उन्हीं के विचार से प्रेरित थी। तो यही जोड़कर पढ़ लेंगे, लेकिन इंटरनेशनल, सॉरी, हमारे नेशनल मूवमेंट में इनका बड़ा योगदान रहा, इंपॉर्टेंट लीडरशिप इन्होंने दी। तो आप सबसे पहले लिखना, हेडिंग डालना प्रार्थना समाज, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर, केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर, केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग तथा तथा महादेव गोविंद रानडे द्वारा, महादेव गोविंद रानडे द्वारा 1867 में, 1867, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई या की 1867। सर ये इन प्रार्थना समाज में लिखना है। हाँ जी, प्रार्थना समाज में लिखना है। इन 1867 प्रार्थना समाज was founded, प्रार्थना समाज was founded by MG Ranade, by MG Ranade and Atmaram Pandurang, and Atmaram Pandurang by the influence of Kesab Chandra Sen, by the influence of Kesab Chandra Sen, RG Bhandarkar, RG Bhandarkar। हाँ कविता जी, मैं क्लास ले रहा था, हाँ जी बताइए। ठीक 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 ठीक। RG भंडारकर एवं डी के कर्वे या धोंदो केशव कर्वे भी लिख सकते हैं आप, पूरा नाम तो इनका यही था, धोंदो केशव कर्वे या डी के कर्वे। डी के कर्वे इसके अन्य महत्वपूर्ण नेता थे, इसके अन्य महत्वपूर्ण नेता थे। आरजी भंडारकर एंड डी के कर्वे, एंड डी के कर्वे आर आर द अदर इंपॉर्टेंट, आर द अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ इट। ठीक है, देखो महादेव गोविंद रानाडे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन थे। डी के कर्वे, कर्वे KARVE, ठीक है ना, महादेव गोविंद रानाडे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन थे। इन्हें पश्चिमी भारत में आधुनिकता का अग्रदूत कहते हैं। जैसे जो रोल प्ले किया राजा राम मोहन रॉय ने बंगाल में, या बंगाली रेनेसा में, बंगाली पुनर्जागरण के नाम से भी उसे जानते हैं, वही रोल प्ले किया महादेव गोविंद रानाडे ने वेस्टर्न इंडिया में, विशेष तौर पर गुजरात, महाराष्ट्र, इस क्षेत्र में। तो पश्चिमी भारत का उन्हें अग्रदूत भी कहते हैं, आधुनिकता का अग्रदूत कहते हैं पश्चिमी भारत के। तो आप लिखिए इस बात को, महादेव गोविंद रानाडे को, महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत का, पश्चिमी भारत में, पश्चिमी भारत में आधुनिकता का अग्रदूत भी कहते हैं। पश्चिमी भारत में आधुनिकता का अग्रदूत भी कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में लिखिए,
सॉरी, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव sorry, Mahadev Govind Ranade is considered, Mahadev Govind Ranade is considered, is considered the torch bearer, the torch bearer of modernity, the torch bearer of modernity in Western India, in Western India. ठीक है ना? अगले पॉइंट से लिखना, नेक्स्ट पॉइंट में, या बल्कि कंटिन्यूएशन में ही लिखना, इन्हें महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। ही इज ऑल्सो कंसीडर्ड, ही इज ऑल्सो कंसीडर्ड द सॉक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो जो विचार ब्रह्म समाज आंदोलन के थे वही विचार इनके भी थे। जैसे विशेष तौर पर जो सामाजिक बुराइयां थी उसको इन्होंने हिट किया, बाल विवाह, सती प्रथा, इस सबको इन्होंने हिट किया, विधवा पुनर्विवाह इसको प्रमोट किया, स्त्री शिक्षा इसको भी प्रमोट किया, पॉलीगैमी, बाइगैमी इसका विरोध किया बड़े लेवल पर। और स्त्री शिक्षा के लिए इनके जो काम थे वो सबसे इंपॉर्टेंट माने गए। जैसे कर्वे ने, जो इसी ग्रुप के एक मेंबर थे, उन्होंने 1867 में विधवा आश्रम की स्थापना की, और 1916 में कर्वे ने ही बॉम्बे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। ये भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय भी, पहला यूनिवर्सिटी थी या कॉलेज कह सकते हैं 1916 में। इससे पहले 1884 में वो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कर चुके थे ये लोग मिलकर। बाद में ये पूना में हुई थी इसकी स्थापना, बाद में यही सोसाइटी फर्ग्यूसन कॉलेज के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो फर्ग्यूसन कॉलेज के रूप नाम से आज इसे जाना जाता है, पहले भी फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना जाता था। और विशेष तौर पर एजुकेशन को प्रमोट करने में इसमें बड़ा योगदान था। तिलक, गोखले फर्ग्यूसन कॉलेज से जुड़े रहे, जो आगे के राष्ट्रवादी नेता थे। तो आप अगले पॉइंट में लिखना, महादेव गोविंद रानाडे ने, या ऐसा लिखना, प्रार्थना समाज ने स्त्री शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह पर अत्यधिक बल दिया, अत्यधिक बल दिया। प्रार्थना समाज प्रमोट वुमेन एजुकेशन एंड ऑल्सो वीडो रिमैरिज। इन्होंने बाल विवाह, बहुविवाह तथा सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। एंड ही ऑल्सो अपोज्ड, या एंड दे लिखिए क्योंकि प्रार्थना समाज के सभी लोग थे। एंड दे ऑल्सो अपोज्ड चाइल्ड मैरिज, polygamy, and also child marriage, polygamy, and also sati evil, या द इवल ऑफ सती। ठीक है ना? देखो यहां पर आपको देखने को यह मिलेगा कि भारतीय समाज में पॉलीगैमी थी पहले से, और ऊपरी वर्ग में ये सबसे ज्यादा थी। मैंने आपको ये बताया अभी
इसको लेकर पूरा आंदोलन चला, समाज सुधार आंदोलन चला। तो ये हिंदुओं में भी थी, मुस्लिम्स में भी थी पॉलीगैमी। लेकिन हुआ ये कि जो हिंदू धर्म सुधार था, उसने इसको काफी हद तक दूर करने का प्रयास किया, इसको खराब बताया और काफी हद तक इसे दूर करने का प्रयास किया। और फिर बाद में ये जरूर हुआ कि पॉलीगैमी में कमी आई, बहुविवाह में कमी आई। तो इसलिए कोई ये कहता है कि हिंदुओं में पॉलीगैमी नहीं थी, तो ये वो बिल्कुल गलत कहता है। पॉलीगैमी उनमें भी थी, बहुत ज्यादा थी। और जैसे एक कोई किस्सा है पॉलीगैमी को लेकर ही, शायद बंगाल में ही वो एक किस्सा था, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने पढ़ा कहाँ पर है, किस बुक में है। वो कहते थे, उन्होंने लिखा है, केस स्टडी की है पॉलीगैमी को लेकर, और ये ब्रह्म समाज आंदोलन के ही वो किसी व्यक्ति के बारे में इतिहासकार लिख रहे हैं। वो ब्रह्म समाज के आंदोलन के वो व्यक्ति पॉलीगैमी के ऊपर लिख रहे हैं कि बंगाल में वो इतनी बुरी है कि मैं अभी एक विवाह में शामिल हुआ, उसमें दूल्हे की जो उम्र थी वो 65 वर्ष थी, और जो उसकी पत्नी थी उसकी उम्र जो थी वो 14 वर्ष है। और ये उसकी जो शादी है, ये उनकी 15वीं पत्नी है। इतना भयानक था। और ये बंगाली जो आ, ऊपरी वर्ग था, जिसे वो कहते थे, अब देखो मुझे याद आ जाएगा वो, आ, संभ्रांत वर्ग उसका नाम था, लेकिन उसे कुछ और कहते थे उसके लिए, उस वर्ड को यूज करते थे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है वो। बंगाल में भद्रलोक। होता था। भद्रलोक कहते थे। भद्रलोक, करेक्ट। क्या बात है मुकुल, भद्रलोक सोसाइटी, भद्रलोक समाज। तो बंगाली भद्रलोक कहते थे उन्हें, ऊपरी वर्ग के लोगों को। ये बंगाली भद्रलोकों में सबसे ज्यादा प्रथा थी ये पॉलीगैमी की। तो लेकिन हम लोगों ने उसे सुधार कर लिया। हाँ, मुस्लिम्स में वो नहीं हो पाया, ये फैक्ट है कि उनमें, क्योंकि शायद वो धर्म से जुड़ी हुई बात थी, तो रिफॉर्म्स वहां पर उतने बहुत ज्यादा हुए नहीं। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम थी तो वो चली आ रही थी, थोड़ा बहुत उसमें कहीं रिफॉर्म हुआ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आज जैसे पहले स्थिति थी वैसी आज भी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर हाँ, वहां सुधार की जरूर गुंजाइश थी, हमने भी थी, हम लोगों ने कर लिए। चलिए, लेकिन अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी भी वो इविल दूर हो गया है, ऐसा नहीं है, लोग अभी भी कर लेते हैं, बताते भी नहीं है, और ये भी होता है, ऐसी भी स्थिति है। हम में तो शादी भी कर लेंगे, बताएंगे भी नहीं। चलिए लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अच्छा, ये हो गया। अगले पॉइंट में लिखना, रानाडे ने धर्म सुधार के ऊपर या हिंदू धर्म के ऊपर, रानाडे ने हिंदू धर्म के ऊपर एक पुस्तक लिखी। रानाडे रोट अ बुक, रानाडे रोट अ बुक ऑन हिंदू रिलीजन, अ हिंदू रिलीजन नेम्ड, पहले हिंदी में लिखो फिर अंग्रेजी में लिख लेना, क्योंकि पुस्तक तो ये अंग्रेजी में थी, लेकिन मुझे उसका नाम अंग्रेजी में याद नहीं आ रहा है। एक आस्तिक की धर्म में आस्था, एक आस्तिक की धर्म में आस्था, ठीक है ना। फेथ, फेथ इन रिलीजन, या द फेथ इन रिलीजन, द फेथ इन रिलीजन ऑफ एन एथीस्ट, द फेथ इन रिलीजन ऑफ एन एथीस्ट, ठीक है। इसमें उन्होंने कल्चर को लेकर बात करी है। हिंदू जो कल्चर थी या हिंदू धर्म की जो संस्कृति है, उसके ऊपर इन्होंने इसमें चर्चा की है इस बुक में। एक इसमें गलत पॉइंट भी है राणा डे का, ये उनकी मैं आलोचना यहां पर जरूर करना चाहूंगा, क्रिटिसिज्म। हालांकि क्रिटिसिज्म तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं क्रिटिसिज्म करने लायक तो नहीं हूं, लेकिन एक कमी जरूर थी
हालांकि ये भी सकता है कि उस समय उनके दिमाग में ये चीज ना हो, लेकिन आगे फिर वो एक बन गई। जैसे उन्होंने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार की बात की, रिसर्जेंस ऑफ हिंदू, रिसर्जेंस ऑफ हिंदू रिलीजन, है ना। और ये रिसर्जेंस, क्योंकि उस समय सबसे हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा जो खतरा था या सबसे ज्यादा जो चोट पहुंच रही थी वो ईसाई मिशनरियों से पहुंच रही थी। न केवल हिंदू धर्म को बल्कि मुस्लिम धर्म को ही लगातार लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा था। तो उन्होंने यहां पर शुद्धि आंदोलन की बात की, और शुद्धि आंदोलन को उन्होंने चलाया भी, जिसमें लोगों को फिर से हिंदू धर्म में वापसी होती थी। उनके द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन बाद में तिलक के द्वारा भी चलाया गया, इसी आधार पर था, क्योंकि तिलक जो थे, तिलक के गुरु थे ये महादेव गोविंद रानडे। शुद्धि आंदोलन उसी फॉर्म में आगे बढ़ाया गया, और शायद थोड़ी और रेडिकल फॉर्म में। और इसका फर्क ये पड़ा कि इससे सांप्रदायिकता को बढ़ाने में भारत में आगे चलकर सांप्रदायिकता बढ़ी इन सब बातों से। कम्युनलिज्म जो था वो इंक्रीज हुआ, क्योंकि जब अंग्रेजों को ये सब, अब अंग्रेजों को डिवाइड ही करना था, तो उन्होंने शुद्धि आंदोलन जैसी चीजों को भी एक विशेष धर्म के विरोध में मान लिया, विशेष तौर पर मुस्लिम धर्म के विरोध में मान लिया। तो राजा रानाडे और बाद में तिलक का शुद्धि आंदोलन एक तरीके से कम्युनल डिवाइड को आगे बढ़ाने में, अब ये काफी बाद में हालांकि होगा, उस समय तो हो सकता है जब इन्होंने शुरू किया हो ऐसा ना सोचा हो, लेकिन इसने जरूर कम्युनलिज्म को आगे चल के प्रमोट किया भारत, इस शुद्धि आंदोलन ने। आप भी देखते हो, कोई व्यक्ति आजकल तो इतना निचला स्थिति है लोगों की, कोई व्यक्ति मंदिर में चला जाए तो मंदिर को धोया जाता है। जैसे वो मंदिर उनके पिताजी का था, उन्होंने ही बना, भगवान नहीं बल्कि उनके पिताजी रहते थे उस मंदिर में। चलिए लिखिए इसमें कंटिन्यूएशन आगे। अगले पॉइंट में लिखना, महादेव गोविंद रानडे ने, महादेव गोविंद रानडे ने हिंदू धर्म में सुधारों की भी बात की। या ऐसा लिखना, महादेव गोविंद रानडे ने अपनी उक्त पुस्तक में हिंदू धर्म के सुधार की भी बात की, हिंदू धर्म के सुधार की भी बात की। रानडे रानडे also state about Ranade also state about reform in Hindu religion, reform in Hindu religion in his above book। इसी क्रम में उन्होंने इसी क्रम में उन्होंने इसी क्रम में उन्होंने ईसाई मिशनरियों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए इसी क्रम में उन्होंने ईसाई मिशनरियों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए शुद्धि आंदोलन भी चलाया, शुद्धि आंदोलन भी चलाया। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट he started Shuddhi movement, he started Shuddhi movement to mitigate the effect of to mitigate the effect of Christian missionaries। ठीक है, अगले पॉइंट से लिखना। ये तो हुए इनके धर्म के सुधार की बात जो इन्होंने की। अब समाज के सुधार के विषयों के ऊपर आते हैं। 3 लोगों का इन्हें बड़ा सहयोग मिला, डी.के. कर्वे, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर भी उसमें शामिल थे, और महादेव गोविंद रानडे।
इन लोगों ने मिलकर 1867 में ही सबसे पहले विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। ये पूछा गया है, मतलब एक आश्रम बनाए छोटे छोटे और उनको आपस में एक जोड़ दिया एसोसिएशन से, जो विशेष तौर पर विधवाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे थे। तो लिखिए इसमें, राणा डे ने, या ऐसा लिखना, राणा डे के सामाजिक सुधार कार्यों में, राणा डे के सामाजिक सुधार कार्यों में सामाजिक सुधार कार्यों में उनके मित्र डी के कर्वे एवं एवं विष्णु शास्त्री चिपलुंकर का सहयोग मिला। विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, CHIPLUNKAR, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर का सहयोग मिला। इन इन सोशल रिफॉर्म वर्क्स इन सोशल रिफॉर्म वर्क्स ऑफ राणा डे he got support from his friends D.K. Karve and विष्णु शास्त्री चिपलुंकर। 1867 में उन्होंने 1867 में उन्होंने इनके सहयोग से 1867 में उन्होंने इनके सहयोग से विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। एंड ही स्टार्टेड विधवा आश्रम संघ in 1867 by the help of them। ठीक है ना। अब अगले पॉइंट से लिखना, देखो 1884 में इन्होंने विशेष तौर पर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए महाराष्ट्र में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। ये सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जो एजुकेशन के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड थी महाराष्ट्र में। इस सोसाइटी से बहुत अच्छे अच्छे लोग निकले, तो इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई 1884 में। ठीक है, लिखिए इसमें, वर्ष 1884 में उन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। ही फाउंडेड डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी in 1884, जो कि कालांतर में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज, ये फर्ग्यूसन कॉलेज भी है ये, लेकिन पूरा नाम इसका फर्ग्यूसन कॉलेज पूना है, जो कि बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज ब्रैकेट में पूना के नाम से प्रसिद्ध हुई, which later known as Ferguson College at Pune। यह संस्था पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत में
शिक्षा के प्रसार के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण रही, महत्वपूर्ण रही। दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस ऑर्गेनाइजेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, this organization plays an important role in spreading the education, in spreading the education in South India and Western India, in South India and Western India। ठीक है। फर्ग्यूसन कॉलेज से ही बड़े इंपॉर्टेंट लीडर्स जुड़े, जैसे तिलक इसी से जुड़े हुए व्यक्ति थे, आगरकर, जीजी आगरकर, गोखले इसी से जुड़े हुए व्यक्ति थे, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के गुरु थे। तो आप लिखिए इसमें कंटिन्यूएशन में, कालांतर में, कालांतर में पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत का, ऐसा लिखना, कालांतर में पश्चिमी भारत का, कालांतर में पश्चिमी भारत का प्रमुख राष्ट्रवादी नेतृत्व, प्रमुख राष्ट्रवादी नेतृत्व इसी संस्था से उत्पन्न हुआ, इसी संस्था से उत्पन्न हुआ। लेटर, लेटर द इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट early nationalist leaders, the important early nationalist leaders, leaders evolved from, evolved from this institution, evolved from this institution। ठीक है ना, क्लियर है। और लास्ट पॉइंट लिखिए इसमें, वर्ष 1916 में, वर्ष 1916 में कर्वे द्वारा, वर्ष 1916 में कर्वे द्वारा भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, या भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इन 1916, in 1916 कर्वे फाउंडेड, कर्वे फाउंडेड इंडियाज फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी, इंडियाज फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, क्लियर है। ये प्रार्थना समाज कंप्लीट हो गया आपका। इसमें कोई बात ऐसी हो जो समझ में नहीं हो तो पूछ लो, और अगला हेडिंग डाल लो वेद समाज। ठीक है ना, वेद समाज। देखो, इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहते हैं। तो एक पॉइंट तो ये लिख लीजिए, स्थापना 1871, स्थापना 1871, फाउंडेड इन 1871। और इसके आगे लिखना, इसे दक्षिण भारत का सर हेडिंग एक बार बता दो। वेद समाज, वेद समाज। ठीक है, 18 से 71। और इसमें लिखना, इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहते हैं, इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, कौन कौन थे इससे जुड़े हुए, यानी स्थापना किसने की, तो पहले भी मैंने लिखवाया है, फिर लिख लीजिए, श्रीधरालु नायडू, श्रीधरालु नायडू। सही क्या लिखना है? स्थापना फाउंडेड बाय श्रीधरालु नायडू।
है ना, मद्रास में हुई थी। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए मद्रास, क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी में बना था ये, तो ब्रैकेट में मद्रास लिख लीजिए। ठीक है। बाद में इसमें एक इंपॉर्टेंट लीडर थे पी आनंद चारलू, वो भी इससे जुड़े। तो एक और लिख लीजिए, पी आनंद चारलू। सर ये पी श्रीधर आलू वाला पॉइंट इंग्लिश में बोल दीजिए। श्रीधरालू नायडू, फाउंडेड बाय डैश करके श्रीधरालू नायडू। ठीक है। इसमें इतना ही है, क्योंकि इसमें और बहुत ज्यादा कुछ नहीं। इन्होंने भी हालांकि मोनोथीज्म की बात की, जो इविल्स थे उनको भी इन्होंने हटाने की बात की, जो सेम मतलब ऊपर चला वही इन्होंने भी किया। लेकिन ये कोई बहुत सफल वेद समाज जो था नहीं हो पाया, क्योंकि दक्षिण भारत में जो जातिगत विभाजन था वो बहुत ज्यादा बड़ा था। इसीलिए आप देखोगे कि निम्न जाति आंदोलन भारत में, लोअर कास्ट मूवमेंट आपको या तो देखने को मिलेंगे वेस्टर्न इंडिया में, पश्चिमी भारत में, या फिर दक्षिणी भारत में, क्योंकि ये वही एक बेल्ट है जहां जातिगत विभाजन बहुत ज्यादा था। बहुत खराब था स्थिति, दक्षिण भारत में तो बहुत खराब थी। फिर कभी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। वहां दो तरीके के लोग थे, मतलब समाज केवल दो भागों में बटा था। एक भाग थे ब्राह्मण्स और एक थे नॉन ब्राह्मण्स। और जो ब्राह्मण थे वो भी नंबूदरी और नायनार ब्राह्मण्स हैं। वहां पे आज भी आप देखने को मिल जाएगा, अगर हिंदू आप पढ़ते होंगे ना, उसमें मैट्रिमोनियल देखना कभी हिंदू का, तो उसमें आएगा लिखा हुआ नंबूदरी एंड नायनार। आज भी वो इतना ज्यादा उसको प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वो समाज के सबसे इलीट इलीट क्लास के लोग हैं, नंबूदरी और नायनार लोग। और बाकी नॉन ब्राह्मण्स हैं, उनकी संख्या बहुत कम थी ब्राह्मण्स की। नॉन ब्राह्मण्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो वहां इतना ज्यादा समाज में डिवीजन था कि फिर समाज सुधार वहां पर हो ही नहीं सकता था। देखो, बंगाल में समाज सुधार इसलिए हो पाया और वो सक्सेसफुल भी रहा, क्योंकि यहां डिवीजन बहुत ज्यादा नहीं था सोसाइटी में। महिलाओं को भी वहां अधिकार थे बंगाली समाज में, क्योंकि आप देखो आज भी, आज की समाज की अगर बात करें भारत में, तो बंगाली सोसाइटी में महिलाओं को ज्यादा राइट्स, क्योंकि वहां पर वो चलती थी ना, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट। मिताक्षरा चलता था, दाएं भाग चलता था, मिताक्षरा चलता था शायद। और महिलाओं को उसमें ज्यादा अधिकार थे, प्रॉपर्टी राइट्स भी थे। दक्षिण भारत में नहीं था ये सब। चलिए खैर, इसलिए वहां बहुत ज्यादा ये सफल नहीं हो पाया। ये हमारा कंप्लीट हो गया ब्रह्म समाज और उससे जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखना इसमें हेनरी विवियन डेरोजियो, जो इसे जुड़े थे, प्रमुख व्यक्ति थे, हेनरी विवियन डेरोजियो। देखो, इन्हें भारत का पहला राष्ट्र कवि भी कहते हैं। ये एक एंग्लो इंडियन पर्सन थे। वैसे तो ये पुर्तगाली मूल के या शायद स्पेनिश मूल के व्यक्ति थे, नहीं, पुर्तगाली मूल के व्यक्ति थे, लेकिन बहुत तीव्र बुद्धि के थे। बचपन में, कम उम्र में ही इनकी हालांकि डेथ भी हुई। शायद जब ये एक्सपायर हुए तो 22-23 वर्ष के ही थे, या 27-28, मतलब इसी बहुत कम एज में इनकी डेथ हो गई। लेकिन उससे पहले हिंदू कॉलेज में ये प्रोफेसर रहे। 3-4 साल ये हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर रहे, इन्होंने पढ़ाया। बंगाली समाज में मॉडर्न आइडियाज को फैलाने में इनका बड़ा योगदान है। अगर हम लोग एक बात कहें कि राजा राम मोहन रॉय के बाद अगर कोई व्यक्ति था जिसने सबसे ज्यादा तर्क के ऊपर बल दिया, रेशनैलिटी के ऊपर बल दिया, कोई चीज सही है या गलत है, उसके होने का आधार केवल तर्क होना चाहिए, तो दैट वाज डेरो जी। आप जो ये जी के पढ़ रहे हो ना, मुझे तो समझ में नहीं आता, जी के नहीं है, ये जीएस है, जनरल स्टडीज है। जनरल स्टडीज को अध्ययन का विषय बनाने का श्रेय इन्हीं को है। अब आप इन्हें गाली मत देना, क्योंकि
कहोगे कि ऐसा पागल आदमी था, ये क्या बना के चला गया, हमारी जान को आ रहा है। डेरोजियंस ने ही, सबसे पहले डेरोजियो ने ही जनरल स्टडीज को एक स्टडी का विषय बनाया, एक सब्जेक्ट बनाया, और हिंदू कॉलेज में इसे पढ़ाते भी थे। ये वही हिंदू कॉलेज है जो डेविड हेयर की मदद से राजा राममोहन रॉय ने बनाया था, या राजा राममोहन रॉय ने सहयोग किया, डेविड हेयर वगैरह लोगों ने मिलकर बनाया। इनके आइडियाज रेडिकल थे। मॉडर्न एजुकेशन को, मॉडर्न आइडियाज को या वेस्टर्न आइडियाज को ये बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे, वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे, इंग्लिश मीडियम को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे। इनके रेडिकल आइडियाज की वजह से इनको कॉलेज से भी निकाल दिया गया था, हिंदू कॉलेज से बाद में इन्हें हटा दिया गया था, क्योंकि उतना ज्यादा दुष्प्रभाव इनके आइडियाज का पड़ने लगा था समाज में। तो एक तो ये हुआ कि इनको थोड़ा हटा दिया गया, और दूसरा ये भी हुआ कि जब इनको हटाया गया तो बाद में इनकी डेथ भी हो गई, बहुत कम उम्र में ही इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन इन्हें पाइनियर माना जाता है मॉडर्न सिविलाइजेशन का बंगाल में। और न केवल बंगाल में मॉडर्न सिविलाइजेशन का पाइनियर इनको मानते हैं, बल्कि पहला नेशनलिस्ट पोएट भी इन्हें कहते हैं। इन्होंने कई किताबें लिखी, कविताओं से भरी हुई, जो कि राष्ट्रवादिता से भरी हुई कविताएं थी। बाद में डेरोजियंस यानी जो इनके शिष्य थे, उनको भी उनके रेडिकल आइडियाज की वजह से तो उनको बहुत बढ़िया मानते नहीं थे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि वो गौ मांस वगैरह खाते खाते थे, क्योंकि इनका मानना ये था कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये, मतलब मांस तो मांस है, तो चाहे जिसका भी खाइए, इसमें कोई बात थोड़ी है। मांस अगर खाना है तो किसी का भी आप खा सकते हो, ये नहीं कि इसका खा सकते हो उसका नहीं खा सकते। मांस है तो खाइए, किसी का भी खा सकते हैं अगर किसी को खाना ही है तो। मतलब तर्क की बात थी। तो कुछ इनमें ऐसी बुराइयां थी कि जो समाज ने इन्हें बाद में एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी मॉडर्न एजुकेशन और रेशनैलिटी के प्रसार के लिए डेरोजियंस को जाना जाता था, आधुनिक शिक्षा के लिए इन्हें जाना जाता था, आधुनिक संस्कृति के प्रमोशन के लिए इन्हें बंगाल में जाना जाता था। ठीक है, ये कुछ बातें हैं इनके लिए, लिख लीजिए। समझ में आया? बताओ, लिखवा दूं? लिखो इसमें। हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो, who was an Anglo-Indian, who was an Anglo-Indian, was a teacher at Hindu College, was a teacher at Hindu College in Calcutta. हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो जो कि एक आंग्ल भारतीय थे, एक आंग्ल भारतीय थे, हिंदू कॉलेज में एक अध्यापक थे। he encouraged he encouraged to think freely, he encouraged to think freely and rationally to his students, and rationally to his students। वे अपने विद्यार्थियों को वे अपने विद्यार्थियों को तर्कपूर्ण तर्कपूर्ण एवं मुक्त रूप से सोचने के लिए तर्कपूर्ण एवं मुक्त रूप से सोचने के लिए प्रेरित करते थे। ठीक है ना? ही फाउंडेड, अब उनके आइडियाज जो थे मॉडर्निटी से रिलेटेड थे, तो फिलहाल इसको आगे लिखिए। हिज आइडियाज was based on his ideas was based on western thoughts and influenced by and also influenced by
and also influenced by Western Renaissance. Western Renaissance. उनके विचार पश्चिमी विचारों और पश्चिमी विचार कौन से थे? स्वतंत्रता, समानता, फ्रेटर्निटी और तर्क पश्चिमी विचारों एवं पुनर्जागरण से प्रेरित थे, एवं पुनर्जागरण से प्रेरित थे। He supported modern education and rights of women and rights of women in Bengali society. In Bengali society. डेरोजियो ने बंगाली समाज में आधुनिक शिक्षा एवं महिलाओं के अधिकारों की वकालत की। He attracted many wise students of Bengal, बल्कि वाइज स्टूडेंट्स की जगह वाइज, हाँ स्टूडेंट से लिख लीजिए क्योंकि इनके स्टूडेंट्स ही थे। He attracted many wise students of Bengal. उन्होंने बंगाल के अनेक बुद्धिमान विद्यार्थियों को आकर्षित किया। अच्छा, ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो विद्यार्थी थे इनके, बाद में इन्होंने ही इनके विचारों को आगे बढ़ाया क्योंकि इनकी तो डेथ हो गई और इन्हीं को ही डेरोजियंस के नाम से आगे जाना गया। डेरोजियंस एक टैगलाइन हो गई थी बंगाली समाज में। अगर कोई कहता कि ये डेरोजियन है तो इसका मतलब था कि वो तर्कपूर्ण व्यक्ति है, वो बुद्धिमान है, वो आधुनिकता की बात करता है, क्योंकि वो लोग इतने ज्यादा वाइज थे या इतने ज्यादा कह सकते हैं कि तर्कपूर्ण बातें करते थे कि उनका काटना नहीं होता था, उनको काट नहीं सकता था कोई, काट नहीं पाता था कोई। तो लिखिए, these students later known as Derogians, इन विद्यार्थियों को कालांतर में डेरोजियंस के नाम से जाना गया। डेरोजियंस के नाम से जाना गया। कंटिन्यूएशन में लिखना, डेरोजियो attacked various obsolete rituals and customs of Bengali society. डेरोजियो ने बंगाली समाज के पुरातन कर्म कांडों का विरोध किया। As he was very radical in his ideas, he expelled from the college. चूंकि वे अपने विचारों में अतिवादी थे,
इसलिए इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। बट बट ड्यू टू हिज नेशनलिस्ट पोएम्स but due to his nationalist poems, he is considered the first nationalist poet of India, the first nationalist poet of India। परंतु अपनी राष्ट्रवादी कविताओं के कारण उन्हें भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। He is also considered the pioneer of modern civilization in Bengal, modern civilization of Bengal। इन्हें बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी वगैरह इससे बड़े प्रभावित थे डेरोजियन से। हालांकि चूंकि उनमें कुछ कमियां थी इसलिए एक्सेप्टेड तो नहीं हुए बंगाली समाज में, लेकिन लोग इनका ये जरूर था कि तर्कपूर्ण इन्हें जरूर मानते थे, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक पॉइंट और लिखिए, हाँ वो रह गया है। इसमें एक पॉइंट और लिखिए। हेनरी विवियन डेरोजियो ने सामान्य अध्ययन को अध्ययन के एक विषय के रूप में स्थापित कराया। अध्ययन के एक विषय के रूप में स्थापित कराया। डेरोजियो helped in founding या helped in accepting general studies as a subject, ठीक है। वैसे तो इतिहास पढ़ाते थे ये, लेकिन ये जनरल स्टडीज के भी एक व्यक्ति के रूप में माने गए। चलिए, ये कंप्लीट हो गया हमारा। आप अगला हेडिंग लिख लीजिए इसमें, ईश्वरचंद विद्यासागर। ये भी एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे रेनेसां पीरियड के, तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। देखो, 1850 के एक ग्रेट संस्कृत स्कॉलर के रूप में इन्हें जाना गया। 1850 में महिला शिक्षा एवं बालिका शिक्षा, विशेष तौर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए इनका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। ये डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल थे, DIOS जिन्हें आजकल हम लोग कहते हैं। DIOS रहते हुए इन्होंने अपने खर्चे से 35 बालिका विद्यालय स्थापित किए, स्कूल स्थापित किए, जिनमें बच्चों विशेष तौर पर बालिकाओं को पढ़ाया जाता था। 1849 में बैथ्यून स्कूल बना। बैथ्यून कलकत्ता में क्या नाम था उनका, सर बैथ्यून ने बनाया था उसे।
उसके ये पहले सेक्रेटरी थे बैथ्यून स्कूल के। विशेष तौर पर महिलाओं के लिए ही खोला गया था, बालिकाओं के लिए था। उसके पहले सचिव भी बने ये और सेक्रेटरी थे बैथ्यून स्कूल के। हिंदू विडोरी हिंदू विडोरी मैरिज एक्ट जो था, वो कहते हैं कि इनके प्रयासों से बना, इन्होंने सपोर्ट किया उसे। और हिंदू विडो मैरिज एक्ट की जो सबसे पहली शादी थी वो भी इन्हीं के द्वारा कंडक्ट की गई 1856 में। इन्होंने ही सबसे पहली शादी कराई। ऐसा भी कहते हैं कि इन्होंने भी एक विधवा से ही विवाह किया बाद में। और बंगाली समाज को इनका जो योगदान है वो इस मामले में भी है, साहित्य और शिक्षा के मामले में भी। इनका ये मानना था कि जो ऊपरी क्लास है, अपर क्लास है समाज की, उसने शिक्षा को अपने तक रोका हुआ है। जैसे संस्कृत केवल ब्राह्मण को ही आती थी, वही उसे सीख भी सकते थे। बाकी लोगों को संस्कृत ना सीखते थे ना उनको आती थी। और जो हमारा साहित्य है वो संस्कृत में ही था, इसलिए ज्ञान जो था वो केवल एक वर्ग तक सीमित हो गया था। इनका यही मानना था। तो इन्होंने बंगाली प्राइमर लिखा। बंगाली प्राइमर माने वर्णमाला, बंगाली वर्णमाला लिखी। ये वर्णमाला आज तक भी चलती है बंगाली समाज में, उसे पढ़ाया जाता है उस वर्णमाला को। और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि संस्कृत की जो किताबें थी उसका फिर इन्होंने बंगाली में अनुवाद भी किया। बहुत सारी पुस्तकों का बंगाली में इन्होंने अनुवाद किया, जिससे लोगों तक वो नॉलेज पहुंच सके जो पहले कुछ लोगों तक कन्फाइंड रह गई। इसलिए इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। जो मैंने अभी आपको सुनाई कहानी, इसको हम लोग लिख लेंगे, कल करते हैं इसे। कोई क्वेरी है पूछ लीजिए। अभी हिंदी की क्लास हम लोग शुरू करेंगे 2-3-4 मिनट में। कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। चलिए फिर हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। पानी वानी इतने पी लीजिए। ओके, थैंक यू।